आज का टॉपिक है पलायन वेग। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह निश्चित ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। तो पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होता है उसके द्वारा वह अधिकतम ऊंचाई तथा उतनी ही अधिक होती है। यदि पिंड के प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या करें, बढ़ा दें, तो पिंड की पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्रमशः बढ़ते जाती है तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आता। तो पिंड के इस प्रारंभिक वेग को ही हम लोग कहते हैं पलायन वेग। तो इस प्रकार से हम लोग पलायन वेग का डेफिनेशन कैसे देंगे कि किसी पिंड का वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाता है तथा पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। और पलायन वेग से फेंकने पर जो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं पलायन ऊर्जा। और यही जो ऊर्जा है वो वस्तु को मतलब पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होती है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और जो इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब मान लेते हैं स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड बिंदु P पर रखा हुआ है जिससे पृथ्वी के केंद्र O से P तक की बीच की दूरी x है। अतः पृथ्वी और पिंड के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, यहाँ पर दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल m दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट g। तो पृथ्वी एवं पिंड के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, F = G(m)/r²। तो इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को बिंदु P से मान लेते हैं ये जो Q है, बिंदु P से Q दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य अल्प दूरी है तो किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो अल्प कार्य के लिए dW कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो F × विस्थापन कहने का मतलब तो इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं dx है। स्थिति में परिवर्तन तो dW = F × dx। अब यहाँ पर से F का मान रख देंगे तो F का मान क्या हो जाएगा, G(m)/x² × dx। अब गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को पृथ्वी सतह से, ये जो हमारा पृथ्वी सतह है इससे बिंदु A, इसको मान लेते हैं पृथ्वी की सतह बिंदु A से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार मतलब अनंत इन्फिनिटिव तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, इसका समाकलन हो जाएगा। तो W = समाकलन, कहाँ पृथ्वी सतह A से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक, क्या हो जाएगा F × dx। अब यहाँ पर F का मान रख देंगे तो W = A से इन्फिनिटिव F का मान G(m)/x² × dx। अब यहाँ पर से G(m)/m A से इन्फिनिटिव 1/x² ऊपर जाएगा x⁻² dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, क्या फॉर्मूला, x⁻n dx = x⁻n+1/n+1। तो n के जगह यहाँ पर क्या है, -2। तो W = G(m)/m यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻² +1/-2 +1 और लिमिट लग जाएगा A से इन्फिनिटी। ठीक, अब ये जो हमारा
ए है उसको हम लोग मान लेते हैं ओ से पृथ्वी तक की बीच की क्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या की दूरी क्या माने हैं, आर। तो जितना भी ये ए है उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, त्रिज्या आर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये W इक्वल टू GMM। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -1 और नीचे में भी -1 ये आएगा और लिमिट लग जाएगा r से इन्फिनिटिव। या फिर W इक्वल टू -GMM, x की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/x और लिमिट क्या लग जाएगा, r से इन्फिनिटिव। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू -GMM, लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/∞ -1/r। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -GMM, 1/∞ मतलब 0 -1/r, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो W इक्वल टू GMM अपॉन कैपिटल R। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो अब यदि पिंड का प्रारंभिक वेग मान लेते हैं v हो, तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसके पलायन ऊर्जा के बराबर होती है। तो जो वस्तु की पलायन ऊर्जा है उसको हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं और यह गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv²। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब वस्तु की जो पलायन ऊर्जा ही उसे पृथ्वी सतह से अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य में परिवर्तित करती है। मतलब ये जो पलायन ऊर्जा है वो क्या करती है, कार्य में परिवर्तित करती है। उस स्थिति में E इक्वल टू क्या होगा, W। तो इसका ये पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv² इक्वल टू GMM अपॉन R। तो स्मॉल m कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, v² इक्वल टू 2GM अपॉन R। या फिर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2GM अपॉन R। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। यही पृथ्वी में क्या होती है, ये वाला जो समीकरण प्राप्त हुआ है, पृथ्वी में पिंड के पलायन वेग का प्रथम सूत्र है, जिसमें पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m नहीं है, अर्थात पलायन वेग फेंके जाने वाले पिंड के द्रव्यमान एवं फेंके जाने वाले पिंड की दिशा कोण पर निर्भर नहीं करता। इसका मान ग्रह मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब यदि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोग मान ले g, तो g और गुरुत्वाकर्षण में क्या संबंध होता है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में g इक्वल टू GM अपॉन R²। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, GM अपॉन GR²। अब इस मान को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। यहाँ पर GM के जगह क्या लिख देंगे, GR²। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2GR² अपॉन कैपिटल R। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर √2G कैपिटल R। इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। तो यही गुरुत्वीय त्वरण के रूप में पृथ्वी पर वस्तु के पलायन वेग का सूत्र है। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, जिससे यह स्पष्ट है कि किसी ग्रह में पलायन वेग उसके पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण एवं उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, परंतु पिंड को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अतः भारी पिंडों जैसे कृत्रिम उपग्रह को ऊपर फेंकने के लिए प्रक्षेपण हेतु शक्तिशाली रॉकेट उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे पृथ्वी तल में पलायन वेग की गणना।
तो पृथ्वी तल पर जो g का मान है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेयर, और जो पृथ्वी की माध्य त्रिज्या है उसका मान होता है r = 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। तो पृथ्वी तल में पलायन वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो पलायन वेग का मान क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सबसे पहले v = √2gr। तो यहाँ पर से इसका मान रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 × 9.8 × 6.38 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करने पर पलायन वेग का मान आता है 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से चंद्रमा तल में पलायन वेग की गणना। चंद्रमा तल में पलायन वेग की गणना। तो चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम लोग gm से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इसका मान होता है g/6, मतलब g का मान क्या है? 9.8/6 मीटर प्रति सेकेंड। और जो चंद्रमा की माध्य त्रिज्या है इसका मान होता है rm = 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अब फिर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। पलायन वेग Vm = √2gm/m। तो इसमें मान को रख देंगे तो हमारा मान प्राप्त होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा तल में पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण। तो किसी ग्रह के चारों ओर वायु अथवा गैसों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में वायु के सूक्ष्म कण अणु ऊष्मीय ऊर्जा के कारण सभी संभव दिशाओं में विभिन्न वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल √m² स्पीड उसके परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अर्थात गैस का ताप जितना अधिक होगा उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। तो किसी ग्रह में किसी गैस की उपस्थिति उसके वर्ग माध्य मूल वेग तथा ग्रह में पलायन वेग के मान पर निर्भर करती है। तो यदि गैस का वर्ग माध्य मूल वेग ग्रह पर पलायन वेग से कम है तो वह गैस उस ग्रह में ही रहेगा, परंतु यदि वर्ग माध्य मूल वेग का मान ग्रह में पलायन वेग से अधिक है तो ग्रह उस ग्रह में ठहर नहीं सकता, जो गैस है उस ग्रह में ठहर नहीं सकता, बल्कि उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन कर जाता है। तो बड़े ग्रहों जैसे बृहस्पति, शनि आदि पर पलायन वेग का मान गैसों के हर संभव ताप पर वर्ग माध्य मूल वेग की तुलना में बहुत अधिक है। अतः इन ग्रहों पर सघन वायुमंडल होता है, परंतु छोटे ग्रहों जैसे बुध, मंगल आदि पर पलायन वेग का मान गैस अणुओं के मध्य माध्य मूल वेग से बहुत कम है। अतः इन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सभी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल पृथ्वी तल पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होता है। तो अतः ये गैसें पृथ्वी से पलायन नहीं कर पाती। तो चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? अभी निकाले थे 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तथा सभी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक होने के कारण चंद्रमा पर न ठहरकर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है। अतः चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है।
अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सैटेलाइट, उपग्रह। तो सौर परिवार या सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को कहा जाता है ग्रह, और सूर्य के ग्रहों की संख्या 9 है, जो विभिन्न कक्षाओं में इसके चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इसके नाम निम्न हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो इन ग्रहों के चारों ओर भी कुछ पिंड चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं उपग्रह। तो अर्थात ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को कहा जाता है उपग्रह। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। तो मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है, जबकि बुध, शुक्र और प्लूटो में कोई उपग्रह नहीं है। तो ये सभी उपग्रह प्रकृति प्रदत्त है, अतः इन उपग्रहों को हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रहों की वास्तविक कक्ष दीर्घ वृत्ताकार होती है, परंतु गणना में सरलता के दृष्टिकोण से इन्हें लगभग वृत्ताकार मान लिया जाता है। ऐसा करने से प्राप्त परिणामों में विशेष त्रुटि नहीं होती। इसी प्रकार ग्रहों का द्रव्यमान उपग्रहों के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः गणना के समय इन्हें स्थिर मान लिया जाता है। यद्यपि समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। तो मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की सतत परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इनका कक्षीय चाल, कक्ष की त्रिज्या एवं परिक्रमण काल उन्हें दी गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कृत्रिम उपग्रह। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप पृथ्वी तल से ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष काफ़ी कम ही पृथ्वी के चारों ओर एक कक्ष में परिक्रमण करता है, तो उसकी कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अतः हम यदि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में भेजकर उसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का क्षैतिज वेग दे दे, तो पिंड पृथ्वी के चारों ओर एक नियत कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे पिंड को हम लोग कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो इस प्रकार से मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उसे कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। तो इन उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्र बल सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर रहता है। और कृत्रिम उपग्रह के उपयोग कहाँ पर है? तो दूर संचार एवं रेडियो सिग्नलों के संचार में, और मौसम के पूर्वानुमान में, अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों के अध्ययन में, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों के अध्ययन में, भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने में, युद्ध काल में जासूसी करने में, मानव की अंतरिक्ष उड़ान एवं दूसरे ग्रहों तक पहुंचने में, उल्कापिंड के अध्ययन में हम लोग कृत्रिम उपग्रह का उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल।
तो किसी उपग्रह को किसी कक्ष में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह की हम लोग कक्षीय चाल कहते हैं। तो जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्ष में परिक्रमण करता है तो इस नियत कक्ष में उपग्रह की चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं m द्रव्यमान का एक पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है और इसके पृष्ठ से ऊंचाई पर वृत्तीय कक्ष में m द्रव्यमान का कोई उपग्रह परिक्रमण कर रहा है। h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का कोई उपग्रह है, वो क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह तक की दूरी क्या होगी, r प्लस h। अतः वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए हमको अभिकेंद्र बल क्या प्राप्त होगा, mv² r। तो जहाँ v क्या है, उपग्रह की कक्षीय चाल है, परंतु न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से उपग्रह पर आरोपित बल किसके बराबर होता है, ये अभिकेंद्र बल है, ये उपग्रह पर आरोपित बल किसके बराबर होता है, Gmm/r²। ठीक, अब हम लोग उपग्रह परिक्रमण के सिद्धांत से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, mv²r/Gmm/r। तो यहाँ पर से r m कट जाएगा, ठीक, एक r यहाँ पर बचेगा तो v² क्या हो जाएगा, Gm/r, या फिर v क्या हो जाएगा, √Gm/r। या फिर हम लोग r के जगह क्या लिख सकते हैं, v √Gm/R प्लस h। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र से, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, G Gm/r²। तो यहाँ पर से Gm का मान क्या निकलेगा, Gm = Gr²। तो इक्वेशन 1 में Gm की जगह क्या लिख सकते हैं, Gr²। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, v √Gr² प्लस h, या फिर r² को बाहर निकालेंगे तो r बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर G/r प्लस h। इक्वेशन नंबर 2। यही उपग्रह के कक्षीय चाल का क्या है, प्रथम सूत्र है। अब समीकरण 1 व इसको मान लेते हैं 2 से स्पष्ट है कि उपग्रह की जो कक्षीय चाल है केवल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो अतः उपग्रह पृथ्वी सतह से जितना दूर होगा उसकी कक्षीय चाल उतनी ही कम होगी तथा भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्ष में परिक्रमण करें तो उनका कक्षीय चाल एक समान होता है। ठीक, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यदि उपग्रह पृथ्वी के सतह के अत्यंत निकट हो तो उस स्थिति में क्या होगी, h <r। तो हम लोग समीकरण नंबर 2 को कैसे लिख सकते हैं, v = r√G/ क्या हो जाएगा, r, h के जगह मान लेंगे 0। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r को अंदर ले जाकर √GR²/r, या फिर एक r कट जाएगा तो v = हमको क्या प्राप्त होगा, √Gr। इक्वेशन 3। तो ये क्या है, उपग्रह के कक्षीय चाल का फॉर्मूला है। तो यदि उपग्रह पृथ्वी तल के समीप कक्ष में परिक्रमण करें, सामान्यतः कृत्रिम उपग्रहों के लिए यही सूत्र सार्थक होता है। तो पृथ्वी के सतह के निकट 100 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रहों की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, उपग्रह का परिक्रमण काल।
परिक्रमण काल मतलब आवर्त काल, मतलब ये हमारा पृथ्वी है और उपग्रह को इसके चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका परिक्रमण काल। तो उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल या आवर्त काल कहते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा डायग्राम है, इसके अनुसार यदि किसी उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या क्या हो, r हो, और उसका परिक्रमण काल कैपिटल T हो, तो उस स्थिति में हम लोग परिक्रमण काल का फॉर्मूला लिखते हैं T इक्वल टू पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर, और अपॉन v, ये फॉर्मूला निकलेगा। अब इसमें हम लोग r का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2π, r का मान क्या है, r प्लस h, और अभी v का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, इक्वेशन नंबर 2 में जो मान निकाला है उसको रखेंगे। तो क्या मान निकाला है, r रूट g अपॉन r प्लस h, या फिर t इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, 2π अपॉन r रूट, ये ऊपर चले जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, r प्लस h की पावर क्यूब अपॉन g, इक्वेशन 1। तो यह उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र है, जिससे यह स्पष्ट है कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अपितु पृथ्वी की सतह से दूरी ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह की कक्ष की त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिससे आवर्त काल का मान भी बढ़ जाता है। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे तो हमको ये प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद इसको हम लोग r को अंदर ले जाकर कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2π रूट r प्लस h क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, GR स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा GR स्क्वेयर है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, GM। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π रूट r प्लस h क्यूब अपॉन g कैपिटल M, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के रूप में उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो, यदि उपग्रह की दूरी क्या हो, पृथ्वी के तल के समीप हो, तो उस स्थिति में क्या कंडीशन होता है, h लेस देन r। तो हम लोग यहाँ पर h की जगह 0 मान लेते हैं। तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2π रूट r अपॉन r क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, ये g r के बराबर हो जाएगा, मतलब इसको g और बाहर निकल कैपिटल R बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद आगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यही पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र है। तो यदि हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम लोग त्रिज्या r के जगह मान रखें 6.38 इंटू 10 की पावर 6 और गुरुत्वीकरण g का मान रखें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेयर, तो हमको जो आवर्त काल है t उसका मान प्राप्त होता है 5061 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 84 मिनट। तो कृत्रिम उपग्रहों का परिक्रमण काल लगभग 84 मिनट का होता है। ठीक, उसी प्रकार से ये जो हमारा कक्षीय चाल है और परिक्रमण पलायन वेग है उसमें रिलेशन स्थापित करेंगे। तो पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह का कक्षीय चाल का फॉर्मूला क्या होता है, VO, वो मतलब ऑर्बिट कक्षीय पलायन वेग का फॉर्मूला ये होता है, कक्षीय चाल का फॉर्मूला। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और जहाँ g क्या है गुरुत्वीकरण और r क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। और इसी प्रकार से पृथ्वी तल से फेंके जाने वाली किसी वस्तु का पलायन वेग का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √2gr। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देंगे। तो VE अपॉन VO तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2
GR/√GR। तो √GR कट जाएगा तो हमको V इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, √2VO। तो ये क्या है, कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे तुल्यकाली उपग्रह। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है भूस्थायी उपग्रह। तो यदि पृथ्वी के किसी कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल का मान वही हो जो पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः है, अर्थात 24 घंटे, तो उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देगा। ऐसे उपग्रह को हम लोग तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थिर उपग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, उसे हम लोग तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। और इस उपग्रह की निम्न विशेषताएं होती है, जैसे कि यह उपग्रह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत विषुवत रेखी तल में परिक्रमा करता है। यह जो उपग्रह है पश्चिम से पूर्व की ओर वामवर्त अपने कक्ष में परिक्रमा करता है। और तीसरा है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के समान होने के कारण गति करते हुए भी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। अतः इसे इसीलिए हम लोग भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। तो दूरदर्शन तुल्यकाली उपग्रह से परावर्तित होकर दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। पृथ्वी तल से दूरदर्शन संकेतों को किसी स्थान से दूरस्थ स्थानों तक इन्हीं उपग्रहों की सहायता से भेजा जाता है। इनसेट IA, इनसेट IB, इनसेट IIB आदि भूस्थायी उपग्रह है। इन्हें हम लोग संचार उपग्रह भी कहते हैं। और जिस कक्ष में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग भूस्थायी कक्ष या फिर पार्किंग कक्ष कहते हैं। और तुल्यकाली उपग्रह के उपयोग क्या क्या है, तो दूरदर्शन कार्यक्रमों तथा संवादों को दूर दूर तक प्रसारित करना, मौसम के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करना, विमान चालकों द्वारा दिशा ज्ञात करना, युद्ध काल में जासूसी करना, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करना, ब्रह्मांड में आने वाले विकिरणों का अध्ययन करना, ये सब चीज़ों में हम लोग तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग करते हैं।